नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे ज्ञानवापी पर आए फैसले की, राष्ट्रपति के अभिभाषण की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज बजट से पहले राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में, बता रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। आपको बता दें कि नए संसद भवन में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिसकी प्रतीक्षा हम सालों से कर रहे थे, वो मौका इस साल देखने को मिला है। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आतदन हुड़दंग करना जिनका स्वभाव बन गया है, उम्मीद है मौजूदा संसद के आखिरी सेशन में ऐसे सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें 8 बैठकें होंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं, जैसा कि उन्होंने आज किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने आर्टिकल 370 और चंद्रयान 3 और साथ ही राम मंदिर पर भी बधाई दी। और जब उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, तब मौजूदा जितने भी सांसद हैं उन्होंने टेबल थपथपाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस न्यूज़। सीएम सोरेन के घर पहुंची ईडी की टीम। क्या कुछ हुआ खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ईडी और जमीन घोटाला, इन तीनों का ट्रायंगल कुछ ऐसा दिलचस्प हो गया है कि अब तमाम पूरे देश की नज़रें इनके ऊपर टिकी हुई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं, वो बीते दिनों गायब हो गए थे और भाजपा ने उनकी गुमशुदगी के ऊपर 11,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था और पोस्टर भी चस्पा दिए थे। हालांकि सीएम रांची में अपने आवास पर मिले, बैठक करते हुए अपने विधायकों के साथ। लेकिन बताएं आपको कि आज यानी 31 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की और इस पूछताछ के बीच ईडी को हेमंत सोरेन के समर्थकों का भारी विरोध झेलना पड़ा। तो पूरे शहर में तमाम सुरक्षा कारणों के लिए अधिकारियों की वहां पर तैनाती की गई थी। साथ ही आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। जी हाँ, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई कि उनके आवास पर ना रहने पर भी जो कार्रवाई ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई है, तो उसके ऊपर सीएम हेमंत सोरेन ने एफआईआर भी दर्ज करा दी। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस ईडी की जांच में क्या निकल कर आता है और ये जांच कब तक खत्म होती है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। उत्तराखंड में पहली बार महिला मुख्य सचिव बनाई गई। कौन है नई मुख्य सचिव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड लगातार महिला सशक्तिकरण की जो राह है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को पहली मुख्य सचिव मिलने जा रही है और महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी इसकी जिम्मेदारी या फिर भाग दौड़ अब संभालेगी। और इनका जो कार्यकाल रहेगा 31 मार्च तक रहेगा, लेकिन इस कार्यकाल को जो सरकार है वो बढ़ा सकती है। लेकिन पहली महिला जो मुख्य सचिव के पद पर बैठने जा रही है, उनका नाम राधा रतूड़ी रहेगा। और ऐसे में एक इतिहास रखने वाली है जो राधा रतूड़ी है, और उसी के तहत अब पूरा शासन चलने वाला है। महिला सशक्तिकरण की राह में जिस तरह से राज्य सरकार चल रही है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लाभकारी योजनाएं और साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुशासन के पद पर जो महिलाएं अपना पद संभाले हुए हैं, उससे कहीं ना लगता है कि जो महिलाएं हैं वो अब आगे बढ़ सकती है। और उसी के तहत भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड मजबूत हो, और कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तराखंड लगातार प्रगति कर रहा है। ऐसे में जो सरकार है बिल्कुल विफल है, और इसी के तहत कहा जा सकता है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से राधा रतूड़ी को बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो दोनों ही पार्टियां या समस्त पार्टियों में एक उत्साह है और शासन प्रशासन खुश नजर आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस।
प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई, क्या आया फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। वाराणसी के ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले में एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया गया है। दरअसल हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जो वहाँ पे वजू खाना है उसकी एएसआई से सर्वे कराने की मांग की है। दरअसल एएसआई से सर्वे की वजू खाने की जो मांग है वो निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। अब इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका की गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज बाकायदा सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से जो उनके वकील हैं उन्होंने ये पक्ष रखा है कि चूँकि एएसआई ने पिछले दिनों ज्ञानवापी के कुछ क्षेत्र का कुछ हिस्से का सर्वे किया था, जिसमें बहुत से तथ्य सामने आए हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि ये वजू खाने जो पोर्शन है उसका भी एएसआई से सर्वे कराया जाए। इसी को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद जो मुस्लिम पक्ष है यानी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, उसको नोटिस जारी करके इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले में अब फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और उसने कहा है कि जो एएसआई ने पिछले दिनों कुछ उस क्षेत्र का सर्वे किया था, उसमें जो चीज़ें निकली हैं उससे वजीब खाने का भी एएसआई से सर्वे बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत से तथ्य और बहुत से सच्चाई सामने आ सकती है। अब मुस्लिम पक्ष इस पर क्या जवाब दाखिल करता है और इस अगली सुनवाई पर कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगी तो आगे तय होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लखनऊ में नई डीजीपी ने संभाला चार्ज, कौन है नई डीजीपी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी की आज ताजपोशी कर दी गई। योगी सरकार के बेहद करीबी आईपीएस प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दिया गया है। चार्ज लेने के बाद आईपीएस प्रशांत कुमार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया, जिस पर सीएम ने उन्हें बधाई दिया। दरअसल आज यानी 31 जनवरी को विजय कुमार डीजीपी पद से रिटायर हो रहे थे और उनके रिटायरमेंट के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर यूपी पुलिस का मुखिया डीजीपी कौन होगा। अगर वरिष्ठता सूची की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है डीजी सीबीसीआईडी आनंद कुमार का। इनके अलावा डीजी जेल एसएन सावत, पीवी रमा शास्त्री जैसे आईपीएस अफसरों के नाम को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि इन्हें डीजीपी का चार्ज दिया गया। लेकिन आज 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दे दिया गया। हालांकि बताया जाता है कि आईपीएस प्रशांत कुमार काफ़ी बेहद करीबी माने जाते हैं योगी सरकार के। 2017 में जब योगी सरकार बनी तब से आज तक प्रशांत कुमार योगी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान प्रशांत कुमार ने कई दुर्दांत अपराधियों का सफाया भी किया। करीब 300 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं आईपीएस प्रशांत कुमार। फिलहाल चार्ज लेने के बाद अब प्रशांत कुमार का कानून व्यवस्था को लेकर क्या एक्शन रहता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर आईपीएस प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज दिया गया, ऐसे में कहीं न कहीं यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार के बेहद करीबी आईपीएस प्रशांत कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर भी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखेंगे। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रामपुर में सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। सपा नेता आजम खान को आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती का जो प्रकरण था वर्ष 2019 में आजम खान सहित पूर्व सीओ आले हसन और पूर्व नगरपालिका के चेयरमैन अजहर अली खान सहित 7 लोगों पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल में जो मामला था वो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ऐसे में आजम खान सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं, लेकिन आजम खान सीतापुर की जिला जेल से भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट लाया गया, जिसके बाद आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में हाजिर होने के बाद आजम खान सहित 7 आरोपियों को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है।
बहरहाल आजम खान सीतापुर की सलाखों से चलकर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद आजम खान को रामपुर के कोर्ट से फिर से दोबारा सीतापुर की जिला जेल के लिए ले जाया गया है। ऐसे में जिस तरह से आजम खान सहित 7 लोगों पर डूंगरपुर बस्ती के जो 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया था, तो उसी मामले में 7 आरोपी आज बरी हुए हैं। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें जो पूरे प्रदेश भर में जो बरसात है और साथ साथ 3000 फीट से अधिक जो ऊंचाइयां हैं वहां पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। और इसके तहत देहरादून में अगर मैं बात करूं तो देहरादून में सुबह से ही जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और हल्की हल्की जो अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर बरसात देखने को मिली है। वहीं अगर मैं सुबह की बात करूँ, सुबह तड़के में यमुनोत्री धाम में जो है वहां पर जो बर्फबारी है वहां पर देखने को मिली। वहीं अगर मैं बात करूँ चक्राता के आसपास के जिले, साथ साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में जो बरसात और साथ साथ बर्फबारी वो देखने को मिली, जिसके बाद जो मौसम है एक बार फिर करवट ले रहा है और जिससे कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बढ़ चुकी है और जिससे जो गर्म कपड़े हैं लोगों के वो निकलने शुरू हो गए हैं। वहीं मैं आपकी बात करूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पर एहतियात भी दिए हैं लोगों को कि सावधानी से गाड़ी चलाएं और साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि 1 फरवरी से मौसम की जो करवट ले रहा है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ठंड है वो पहाड़ी और साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और उत्तर भारत की बात की जाए तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो भी उत्साहित हो गए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना में चल रहा है फर्जीवाड़ा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि मनियर इंटर कॉलेज में बीते दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अंतर्गत 568 लगभग शादियां हुई, जिसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर देखा गया कि जो लड़कियां हैं जो शादी करने के लिए पहुंची थी वह जो है माला अपने खुद जो है गले में डाली और वहाँ पे जो दूल्हे जो थे उनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे जो शादियाँ, यहाँ तक कि जो शादियाँ देखने गए थे उनको भी ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा दिया गया और यह कहते हुए कि तुमको 2000 से 3000 रुपया दिया जाएगा। बाद में उनका आरोप था कि उन लोगों ने हम लोगों को पैसा भी नहीं दिया। इस तरह की काफ़ी इसमें फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो यह मामला वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं केतकी सिंह तक गया। केतकी सिंह ने भी इस मामले को लेकर के कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलिया डीएम ने जो है इसको संज्ञान में लिया और इस पर जो है एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज कराया है और ये भी कहा है कि इसके लिए जो 20 सदस्यीय टीम जांच गठित कर दी गई है और इसकी जांच अभी चल रही है। इसमें जितने भी लोग अगर फर्जीवाड़ा किए हैं और जितने लोग इसमें जो सम्मिलित हैं उनके सारे लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी सामान अगर दे दिया गया है तो उसकी रिकवरी भी कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो गरीबों के लिए बना है और इसमें इस तरह के जो फर्जीवाड़ा सामने आया है यह बहुत एक बड़ी बात है। हालांकि इस पर कार्रवाई अभी चल रही है और इसमें और कितने लोग सम्मिलित हैं और कितने लोग इसमें कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा ये तो अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है, आगे इसमें देखने को मिलेगा। नरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद पुलिस का बदमाशों लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। जी हां, कल रात थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस और चोरों के बीच में रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। इस पूरे मामले में एसीपी का कहना यह है कि कल रात हम चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान 3 युवक सामने से आ रहे थे जिनके हाथों में टॉर्च थी। पुलिस को उन पर शक हुआ। जब पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया तो वो पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस जब ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया।
जिसके बाद पुलिस को उन पर और गहरा शक हो गया और उसके बाद पुलिस ने उनको गोली मारी, जिनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद 2 बदमाश वहीं घायल हो गए, बल्कि तीसरा बदमाश जब भागने लगा तो पुलिस ने उसको दबोच लिया। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से पुलिस ने एक टॉर्च और 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है जो चोर पकड़े गए हैं वो बहुत ही शातिर किस्म के चोर थे। इन्होंने बीती 10 जनवरी को एक सुनार की दुकान में ताला तोड़कर लगभग 60 लाख से ऊपर के जेवर को चोरी करके ले गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 चोरों को पकड़ा। इनके जो अन्य साथी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाशी के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी हैं। जो चोर पकड़े गए हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और जल्द ही ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा लोग चोरों को पकड़ने में काबू पुलिस जल्द ही दावा कर रही है और उनको पकड़कर जल्द ही जेल भेजेगी। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में घाट पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्यों की आत्महत्या, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। इस समय मौजूद है मिर्जापुर जिले के घोड़े शहीद बाबा का मजार के जस्ट बगल में जो गंगा जी का घाट है, उस घाट की बात करें तो ये गंगा का बहाव भी यहाँ तेजी से एक व्यक्ति की जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष है, जो कि यही घोड़े शहीद के पास निवासी गुरहू पट्टी का रहने वाला है, जो कि मानसिक रूप से थोड़ा वो डिस्टर्ब चल रहे थे। आज सुबह करीब 9 बजे भी आए और घूम टहल चले गए। हालांकि लोगों का इधर का कहना है कि वो जानबूझ के 12 बजे यहाँ पे आए और हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, रोकते रोकते वो जानबूझ के अपनी यहाँ पे चप्पल छोड़ के और गंगा जी का ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर पाँव के निशान है, पाँव के निशान करते हुए गंगा जी में गए, डूब गए हैं और डूबने पर अफरा तफरी मच गई है। यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा मजार के पास में ऊपर लग चुके हैं। लोग देखने के लिए उत्सुक हो गए हैं। हालांकि लोगों ने नाव पर खोजते हुए अभी तक लाश जो बॉडी है अभी तक पा नहीं सकी है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो एक सिपाही को भेजा गया साथ में खोजने के लिए, पर एनडीआरएफ की टीम अभी तक नहीं आ चुकी है। हालांकि इस समय बॉडी को जो व्यक्ति इसमें डूबे हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन की भी अभी कोई व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पास पड़ोस के लोग 4 से 6 लोग की संख्या में आकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रशासनिक व्यवस्था मिले और हमारी बॉडी को मिल जाए। हालांकि लोग मोहल्ले में भी अफरा तफरी मच गई है। लोग उदास है कि इस तरह तो थोड़ा मानसिक रोगी थे, थोड़ा सा मूड उनका डिस्टर्ब होने के कारण ये जो गंगा जी में छलांग लगा दिए हैं। लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक खोजबीन करने के लिए। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो पूर्ण रूप से सभी को परेशान करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना ही सभी जो इंडिया गठबंधन है उसका लक्ष्य है और इंडिया गठबंधन को एनडीए हराएगा हर कीमत पर। तो वहीं पीडीए को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पीड़ित दुखी शोषित लोगों के लिए पीडीए की जो है मांग है और 90% लोग चाहते हैं कि पीड़ित है, परेशान हैं, बेरोजगार हैं और महंगाई भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो वहीं सरकार ने किसानों की आयु को दुगना करने की बात कही गई थी, जिसके बाद अभी तक किसानों की दुगनी आय तो नहीं हुई है, मगर किसान हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। और भी सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हो रहा है उसकी पहली सूची उनके द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें मैनपुरी, एटा, कन्नौज, बदायूं समेत यूपी के कई जनपदों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भूमाफियाओं की बात की जाए तो आज मुख्यालय पर जो पीड़ित परिवार ने डीजल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, उस पर भी कहा है कि सबसे ज़्यादा भूमाफिया जो है भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं और गोरखपुर में सर्वाधिक भूमाफिया मौजूद हैं, इसकी बात भी कही गई है। और भी सवालों के जवाब देते नजर आए हैं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।